हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस में एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको रिमेंबर करेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक इन द रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर आर सुपरवाइज्ड बाय एंड रेगुलेटेड बाय। जो बैंक्स हैं और रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जो बैंक हैं वो किसके द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। ये है द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, देखेंगे ए बी सी डी में कौन सा आंसर है। तो आंसर विल बी द बी आंसर। द बैंक्स इन द रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो इन बैंक्स को जो रेगुलेट करने का काम है वो करती है आरबीआई, एंड जो सुपरवाइज करने का काम है वो करती है नाबार्ड। और नाबार्ड का पूरा नाम होगा, हमने बताया भी था लास्ट वीडियोज में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ए से होता है नेशनल, बी से होता है बैंक, नेशनल बैंक फॉर, यहाँ से ए से एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो मुंबई में है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिक्विड एडजस्टमेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAF। LAF का फुल फॉर्म बताना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। LAF का पूरा नाम क्या है। यू हैव द 4 ऑप्शन A B C एंड D। यस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको बोलते हैं LAF। इसी के अंडर में आते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आते हैं। यानी मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, और मनी सप्लाई को घटाने के लिए रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देती है। तो इसी से वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कर लेती है मार्केट में। इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड completed, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड हाउ मेनी कैटेगरीज। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में के अंदर कितने, हाउ मेनी बैंक कैटेगरीज आते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो उसको बोलते हैं PSL। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑप्शन नंबर इज द C। 8 कैटेगरीज हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, जिसको गवर्नमेंट को, बैंक्स को देने पड़ते हैं इनको। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, जो प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। MSME का, MSME बहुत ही, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ जाते हैं, तो आपका रिमेंबर करेंगे और डायरी में नोट कर लेंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME। नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट को भी इसमें रखा गया है। एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स, ये सारे कैटेगरीज हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखी गई हैं। इसमें लिए टारगेट फिक्स होता है, इसमें लोगों को टारगेट, बैंकों को लोन प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि इन 8 सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी विल नॉट बी कॉल्ड एज NBFC इफ इट्स प्रिंसिपल बिजनेस इज। किसी भी कंपनी को NBFC हम तब नहीं कहेंगे जब उसका प्रिंसिपल बिजनेस ना हो इन चारों में से। फर्स्ट A B C एंड आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो देयर आर ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। NBFC does not include any institution whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods other than the securities, or provided any services and sale, purchase, construction of immovable property। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसको भी आप रिमेंबर करके रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इसको रिमेंबर करेंगे और डायरी में नोट कर लेंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि NBFC को क्यों नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी
buckets are there in criteria of systematically important banks. सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक जो होते हैं एक स्पेशल रीजन के लिए वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, उनका एक अहम योगदान होता है। तो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक के लिए क्राइटेरिया क्या डिसाइड की गई है? आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। यस, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। आंसर नंबर बी, देयर आर द 5 बकेट्स। 5 बकेट्स हैं जिसके अंतर्गत हम इसको बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6, हु परफॉर्म्स द वर्क ऑफ सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री, CKYCR, सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री इन इंडिया? कौन वर्क करता है, कौन परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए सेबी, बी सेराइशी एंड NSDL एंड CDSL। तो आंसर इज द बी। Government of India has authorized the Central Registry of Securities, Asset Construction and Securities Interest of India (CERSI) to act as and perform the function of CKYCR. That means number B is the answer is correct. CERSAI ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप रिमेंबर रखेंगे। हाउ मैनी डिजिट्स कैरेक्टर्स आर देयर इन IFSC फाइनेंशियल फाइनेंस सिस्टम? इसको हमने पहले ही बता चुका है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था IFSC रिलेटेड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका पूरा आपको फुल नेम याद रखना है, कितने डिजिट का होता है ये याद रखना है। तो ये टोटल जो होते हैं 11 डिजिट के होते हैं, और ये डिजिट होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ये होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जो कि 11 डिजिट का होता है। इसके फर्स्ट जो 4 लेटर होते हैं ये अल्फ़ाबेट होते हैं, मान लो ABCD हैं, तो ये किसी बैंक के नेम होते हैं। फर्स्ट 4 लेटर जो होते हैं बैंक को डिनोट करते हैं। 5th लेटर 0 होता है, और लास्ट के 6 लेटर जो होते हैं न्यूमेरिक होते हैं। डेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये लेटर्स होते हैं, और ये बैंक ब्रांच के कोड होते हैं। बैंक ब्रांच कोड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो IFSC कोड में टोटल 11 डिजिट होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। What is the minimum amount of gold that is to be deposited under the gold monetization scheme? कम से कम कितने गोल्ड को हम डिपॉजिट कर सकते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत? ऑप्शन आपके पास A, B एंड C, 4 ऑप्शन हैं, जल्दी बताइए। तो आंसर इसका होगा डी, दैट मीन्स 30 ग्राम। मिनिमम 30 ग्राम, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 30 ग्राम आपको डिपॉजिट करना होता है। What is the minimum limit amount? तो 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, What is the turnover limit for medium enterprises under micro, small and medium? हमने बताया था आपको MSME का कई बार एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए MSME को हमेशा रिमेंबर रखेंगे। What is the full name of MSME? तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो टर्न ओवर लिमिट क्या होना चाहिए मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए? तो ऑप्शन है आपके पास A, B एंड C, D। जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट। ₹250 करोड़ फॉर द मीडियम इंटरप्राइजेज। 250 करोड़ रुपीज़ होना है तो मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत में आएगा, अगर उसका 250 करोड़ तक का टर्नओवर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स रिमिटेंस कैन बी मेड अंडर द लिबराइज्ड रिमिटेंस सिस्टम, LRS? लिबराइज्ड रिमिटेंस सिस्टम के अंतर्गत कितने टाइम्स रेमिटेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है? आपके पास ऑप्शन A, B, C एंड D हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, इस तरह का लिमिट नहीं है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंस, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिमिट अंडर LRS। हाउएवर द सम ऑफ टोटल रेमिटेंस शुड नॉट बी मोर देन $250,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। 250,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लिमिट रखी गई है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की क्या लिमिट होती है, इसके लिए मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, लेकिन आपको भी हमें से पढ़ करके रखना है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से भी पढ़ करके रखना है। IFSC कोड हमेशा रिमेंबर रखना, कितने डिजिट का होता है, कितने कोड होते हैं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।